हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में हमने पिछले लेक्चर में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो है प्रारंभ किया था। आधारभूत ज्ञान के क्रम में हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का वर्गीकरण, इन सारी बातों पर चर्चा कर ली। मेरा ऐसा मानना था कि मैं 2 लेक्चर में कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान को जो है फिनिश करवाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो है पूरी तरह से कवर कर लेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारा लेक्चर सेकंड है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का, इसमें हम बेसिकली कंप्यूटर के घटक की बात करेंगे। हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है जो उनकी बात करेंगे और साथ में आउटपुट डिवाइस की जो है हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम घटक, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या क्या करेंगे, उसमें हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, भाषा, इसको हम कवर करेंगे। साथ में कंप्यूटर की मेमोरी, इसको हम कवर करेंगे। साथ में जो भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनको हम कवर करेंगे। यानी कहने का मतलब है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से रिलेटेड, चाहे वो सॉफ्टवेयर के बारे में हो, हार्डवेयर के बारे में हो, ये सभी टॉपिक शेष रह जाएंगे। ये हम जो हमारा लेक्चर 3 होगा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान के क्रम में, उसमें हम फिनिश करेंगे। तो हम इस पूरे टॉपिक को 3 लेक्चरों में कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला लेक्चर अपना कंप्लीट है। जो भी नए हैं वो जाके इस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। साथ में आज के लेक्चर में हम इनपुट घटक और आउटपुट डिवाइस को फिनिश करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसमें हम प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, लैंग्वेज, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो इस प्रकार से आधारभूत ज्ञान वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे एक वीडियो में हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कवर करेंगे, एक वीडियो रहेगा उसमें हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कवर करेंगे। एक लेक्चर में हम इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और साइबर सिक्योरिटी, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये तीनों टॉपिक हम एक लेक्चर में मैंने बताया आपको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिकी और जो है इलेक्ट्रॉनिकों को सिंपल एक ही लेक्चर में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा ये न्यूमेरिकल वाला और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है, तो इसको एक सिंगल टॉपिक में ही कवर करेंगे। और फिर आ जाएगा अपना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन हम इसको एक ही लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। और एक लेक्चर अपन ई गवर्नेंस का, यानी मिनिमम अपना 1 क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी दूसरी क्लास ये तीसरी आधारभूत ज्ञान की ओर रहेगी। उसके बाद जो अदर 5 क्लासेस रहेंगे, यानी हम 8 से 10 लेक्चर में ये पूरा जो यूनिट 9 है ये कवर कर लेंगे। और ये मैं अब डेली कोशिश करूंगा कि इन यूनिट को कवर किया जाए। तो जैसे आज, कल के लेक्चर में हम कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान को कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक की, और इसका शेड्यूल जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन टॉपिक को अपन फिनिश करते चलेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का यह दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का है आज हमारा सेकंड लेक्चर। देखिए, आज हमें सबसे पहले चर्चा करते हैं कंप्यूटर के घटक एवं संरचना के बारे में। यहाँ से आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम कंप्यूटर के घटक एवं संरचना की बात करते हैं, कंप्यूटर के घटक और संरचना, तो सबसे पहले हमें समझना होगा। देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर का कार्य संचालन हेतु, यानी हमें अगर कंप्यूटर पर कार्य करना है तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यानी बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य संपादित नहीं कर पाओगे। अब हार्डवेयर क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी जितने भी भौतिक डिवाइसेस होती हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी उनको हम हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं। यानी ये कंप्यूटर का भौतिक भाग होते हैं। अर्थात जैसे कंप्यूटर मशीन, उसके जितने भी कलपुर्जे हैं जिन्हें देखा या छू सकते हैं हम, ये सब क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, ये एक भौतिक भाग होते हैं। कंप्यूटर मशीन और उनके कलपुर्जे जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के मुख्यतः हमें 4 भाग देखने को मिलते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस आएंगे, इनमें कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस आएंगी, मेमोरी डिवाइसेस आएंगी और आउटपुट डिवाइस आएंगी। इस आधार पर हम हार्डवेयर को आगे जब हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सबको कवर करेंगे। यहाँ पर केवल आपको याद रखना है कि हार्डवेयर के 4 भाग होते हैं: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर की, कि ये सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्रामों का समूह। क्लियर है?
प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये वर्चुअल होते हैं, अर्थात ये आभासी होता है। देखिए, जहाँ हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वहीं आप इनको स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये वर्चुअल है, आभासी हैं। दूसरा, सूचना, आदेश, निर्देश, तरीका, जिनके द्वारा या उनके आधार पर हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कोई भी कार्य एकरूपता में करता है। मतलब अब आपके पास हार्डवेयर है, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसके माध्यम से आप कीबोर्ड के माध्यम से या माउस के माध्यम से या मॉनिटर के माध्यम से कोई कार्य कंप्यूटर में संपादित नहीं कर पाओगे। मैंने क्या समझाया आपको? कोई भी सूचना, कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश, कोई भी तरीका, जिनके द्वारा या जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कोई भी कार्य एक रूपता में करता है, वही क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह है, यह आभासी होता है। सूचना, आदेश, निर्देश, जिनके द्वारा कंप्यूटर का हार्डवेयर एक रूपता में कार्य करता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, वहां पर हम इन सबको कवर करेंगे। क्लियर है? तो हमने पहले प्रारंभिक तौर पर यह समझा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते क्या हैं। चलिए, अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जैसे डाटा। डाटा क्या होता है? देखिए, सार्थक निष्कर्ष के कच्चे तथ्य, या हम कह सकते हैं सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन ही डाटा कहलाता है। यानी आपके पास कोई भी डाटा है, कोई भी किसी प्रकार की सूचना है, लेकिन वो अव्यवस्थित तरीके से है, तो इस प्रकार के सूचना को या इस प्रकार के निष्कर्ष को हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। डाटा दो प्रकार का हो सकता है: न्यूमेरिकल अर्थात संख्यात्मक, और अंकराक्षी अर्थात अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। जो न्यूमेरिकल होगा उसमें 0 से 9 तक के अंक आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसमें आपका कैपिटल ए कैपिटल बी आ सकता है ना? इसके अलावा एट द रेट आ सकता है, कोई फुल स्टॉप का कॉमा आ सकता है। ये सब क्या कहलाते हैं? अंकराक्षी यानी अल्फा न्यूमेरिक। तो समझिए, डाटा क्या है? डाटा सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। दो प्रकार का होता है: संख्यात्मक और अंकराक्षीय। क्लियर है? ये हुआ डाटा। डाटा के आधार पर अपन समझ लेते हैं सूचना क्या होती है। पहले सूचना भी समझना जरूर है। देखिए, सूचना के बारे में हम बात करते हैं। इंफॉर्मेशन, उपयोगिता के आधार पर जो डाटा था, उसका सार्थक व विश्लेषित रूप, यानी जब हम डाटा को विश्लेषित कर लेते हैं, उसको सार्थक रूप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम उसको क्रमबद्ध कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसी को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी इन्फॉर्मेशन क्या है? डाटा का व्यवस्थित रूप इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और किसी भी सूचना जो अव्यवस्थित रूप में जमी हुई है, उसको हम डाटा कहते हैं। डाटा का विश्लेषण कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या लिखा है? डाटा का विश्लेषण। डाटा का विश्लेषण, तो डाटा का विश्लेषण करने के दौरान ध्यान रखिए, हमें अनुदेश इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, प्रोग्राम चाहिए, और उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब अनुदेश क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? कार्य करने हेतु दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। प्रोग्राम क्या होते हैं? जितने भी अनुदेश हैं, उनका ग्रुप होता है, जो इंस्ट्रक्शन। तो अनुदेशों का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, वह प्रोग्राम कहलाता है। और जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या है? जो भी डाटा है, उसका व्यवस्थित रूप इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इन्फॉर्मेशन का विश्लेषण 3 तरीके से होता है। इसके लिए हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, हमें उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो ये हुआ डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम समझ लेते हैं इनपुट और आउटपुट, जो आगे हमें टर्मिनोलॉजी परेशान कर सकती हैं, तो उनको हम पहले कवर कर लेते हैं। इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में डाटा या अनुदेश को देने का कार्य जिन भी उपकरणों के माध्यम से किया जाता है, वह इनपुट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से कोई भी नाम टाइप किया, तो कीबोर्ड मेरे लिए क्या हुआ? इनपुट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने अपना नाम लिखा, तो वो इंस्ट्रक्शन दिया मैंने कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर में कोई भी डाटा फीड करना हो, कोई भी अनुदेश देना हो उसको, तो जिन भी उपकरणों के माध्यम से उसको डाटा या अनुदेश देते हैं, वह इनपुट कहलाते हैं। अब आउटपुट क्या है? तो प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग का मतलब है जो भी आपने उसमें डाटा दिया है, उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रसंस्करण होगा। उसके बाद जो परिणाम आते हैं, उनको यूजर के सामने प्रस्तुत करना। जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से किया, सुनना ध्यान से आपको, मैंने कीबोर्ड से किया 2+2, तो अब 2+2 होके 4, ये 4 हमें कहाँ दिख रहा है? मेरी स्क्रीन पर, मेरे मॉनिटर पर। तो मॉनिटर मेरे लिए क्या हो गया? आउटपुट हो गया। समझ पा रहे होंगे आप? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की, भंडारण क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है, क्योंकि ये दो शब्द भी बार बार आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की, भंडारण क्या होता है। भंडारण के लिए हमें समझना होगा, जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है,
उनको मेमोरी यूनिट में स्टोर करना ही क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। मान लीजिए आपने ये लेक्चर सुना, इसके नोट्स बनाए, तो इसका मतलब है आपने इसका भंडारण कर लिया। क्लियर है? अब हम समझते हैं प्रोसेसिंग। जितना हो सके कंप्यूटर को अपने आप से रिलेट करके पढ़ोगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो अब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं। देखिए, जब भी हम इनपुट जो भी हमने इनपुट दिया है, तो इनपुट देने पर जो डाटा है, वो डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणना पर उसको सूचना के रूप में बदलना। इनपुट के माध्यम से हम जो भी डाटा या अनुदेश फीड करते हैं कंप्यूटर में, उसको अंकगणितीय या तार्किक गणना के आधार पर हम उसको जब सूचना में बदलते हैं, तो वह प्रोसेसिंग कहलाता है। मान लीजिए आप ये लेक्चर देख रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, लेकिन एग्जाम इन हॉल में जहां पर आप एग्जाम दोगे, वहां पर जो भी आपको सिखाया है, जो भी आपने अपने अंदर स्टोरेज करके रखा है, उसके माध्यम से जब आप तार्किक रूप से चार ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चुनते हो, तो इसका मतलब है कि आपको जो मैंने डाटा दिया है उसका आपने अच्छी तरह से प्रोसेसिंग की। आई होप इस बात से आप बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ पा रहे होगे। तो ये हुआ प्रोसेसिंग। तो भंडारण क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा क्या होता है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये सारी बातें, और साथ में आपने देखा हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अब पूरे लेक्चर के दौरान या आगे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उन सब में यह शब्द आपको बार बार दोहराने को या देखने को मिलेंगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पूरा एक सिनेरियो, जिसमें हम देखने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ध्यान से समझना है, मैं इसको जूम करता जाऊंगा, अभी आपको देखना है फिलहाल। देखिए, ये लिखा है, ये है अपनी प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया जो अपना प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का मुख्य भाग, जहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक सेट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ से रहेंगे कुछ इनपुट डिवाइस इससे कनेक्ट रहेंगे और आउटपुट डिवाइस इससे कनेक्ट रहेंगे। साथ में प्रोसेसिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की भी हमें आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। तो हमने इन सारे डिवाइसेस को अलग अलग देख लिया। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में डाटा और निर्देशों के लिए प्रविष्ट करने की प्रमुख युक्तियां जो हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। यानी कंप्यूटर में आपको कोई भी डाटा फीड करना हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको देना हो, तो उसके लिए आपको इनपुट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनपुट करने वाले जो भी डिवाइस हैं, जो भी युक्तियां हैं, यंत्र हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, टच पैड, माइक्रोफोन, वीडियो कैम, स्कैनर जिसमें OMR, OCR, MICR, बारकोड रीडर, ये सब क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग से प्राप्त निष्कर्ष और परिणामों का उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की जो युक्तियां होती हैं, जिनके माध्यम से जो भी आपने डाटा फीड किया है वो उपयोगकर्ता तक पहुंच रहा है, यूजर तक, यानी आप और हम तक पहुंच रहा है, भाई क्या कहलाएंगे? आउटपुट डिवाइस। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो ये हुआ आउटपुट डिवाइस। अब हार्डवेयर देखिए, हार्डवेयर डिवाइस को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रोसेसिंग यूनिट में और एक मेमोरी यूनिट में। एक प्रोसेस करने का काम करेगा, एक मेमोरी यानी स्टोरेज के रूप में काम करेगा। तो प्रोसेसिंग यूनिट में आते हैं ALU अर्थात अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट। वहीं मेमोरी दो प्रकार की होती है मित्रों, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का भाग है रजिस्टर, रोम, रैम। क्या क्या है? रजिस्टर, रैम, रोम और कैश मेमोरी। क्लियर है? ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी। वहीं जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो यहां पर आते हैं मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव। ये सब क्या है? ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो हार्डवेयर, ये सारे हार्डवेयर के ही रूप है। सॉफ्टवेयर में हम देख लेते हैं, मैंने बताया आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमने सारी बेसिक सी जानकारी प्राप्त की कंप्यूटर के जो कार्य पद्धति है या घटक है उसके आधार पर। अब हम एक एक से इनको डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की, कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। देखिए, हमें चर्चा करनी है सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में। तो अब इनपुट डिवाइस क्या है? यह एक विद्युत यानी इलेक्ट्रो यांत्रिक मैकेनिकल युक्ति है। ठीक है? तो जो इनपुट डिवाइस है वह एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है, जिसके माध्यम से डाटा या अनुदेश को बाइनरी रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो भी हमने डाटा या अनुदेश कंप्यूटर को दे रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी बाइनरी भाषा को समझता है,
तो जो भी हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देख रहे हैं वो बाइनरी रूप में परिवर्तित होते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। अब इनपुट हम कैसे-कैसे दे सकते हैं? हम टेक्स्ट के माध्यम से दे सकते हैं, हम वॉइस या ऑडियो के माध्यम से दे सकते हैं और हम ग्राफिक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे। टेक्स्ट के माध्यम से जैसे मैंने कोई भी चीज़ टाइप की, वॉइस के माध्यम से जैसे आज के समय में हम बोल देते हैं कि अलेक्सा ये गाना बजाओ या कोई भी बनाने की विधि, तो ये क्या है? हम उसको क्या दे रहे हैं? वॉइस इनपुट दे रहे हैं। इसके बाद सबसे पहला इनपुट डिवाइस में जो हमारा आता है वह है कीबोर्ड। ठीक है? अब कीबोर्ड के बारे में हमें बेसिक और जितनी भी इससे रिलेटेड जानकारी हम पूरी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज़ अल्फा न्यूमेरिक डाटा को और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। यानी हम इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, साथ में इसमें कुछ नंबर्स भी होते हैं और इनका उपयोग हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। हम सब जानते हैं कीबोर्ड का जो जनक है वो क्रिस्टोफर लाथम है। 1974 में इन्होंने कीबोर्ड को जो है बनाया था। कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं हम। देखिए स्ट्रक्चर के आधार पर संरचना के आधार पर होते हैं मेम्ब्रेन की और मैकेनिकल की। मेम्ब्रेन की कीबोर्ड वो होते हैं जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता और मैकेनिकल की कीबोर्ड वो होते हैं जिनको रिपेयर किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। बेस्ड ऑन की के आधार पर हम बात करते हैं तो होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड और एक्सटेंडेड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड वो होते हैं जिनमें 83 से 84 की होती हैं और इनमें न्यूमेरिक पैड नहीं होता है। यानी जो आप कीबोर्ड में न्यूमेरिक पैड देखते हैं साइड में जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक जो न्यूमेरिकल लिखे हुए थे उसमें ये वाला पैड नहीं होता है। तो ऐसे कीबोर्ड को हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। ध्यान रखना कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि वह कंप्यूटर का वह प्रकार बताइए जिसमें न्यूमेरिक पैड अनुपस्थित होता है, तो वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहलाएगा। और एक्सटेंडेड कीबोर्ड क्या होते हैं? जिनमें 101 या 104 की होते हैं और इनमें न्यूमेरिक पैड होता है। मैक्सिमम हम सामान्यतः जो हमारे पास कीबोर्ड होते हैं वो एक्सटेंडेड कीबोर्ड ही होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर के आधार पर कीबोर्ड्स तो इसमें होते हैं वर्चुअल कीबोर्ड और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड क्या होते हैं? इनके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा इनको तैयार किया जाता है और प्रतिबिंब सतह पर उतारने के बाद इसमें टाइप किया जाता है, तो ये कहलाता है वर्चुअल कीबोर्ड। जबकि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें जैसे इसके टैबलेट या स्मार्टफोन में जो हम यूज करते हैं टाइपिंग के लिए वो क्या कहलाता है? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहलाता है। तो ये एक वर्चुअल हुआ, एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हुआ। अब हार्डवेयर के आधार पर हम कीबोर्डों को देख लेते हैं। देखिए हार्डवेयर के आधार पर या इनको हम हार्डवेयर कीबोर्ड बोलते हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। इनमें सबसे पहला इनपुट के आधार पर जो कीबोर्ड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक सीरियल इनपुट कीबोर्ड, दूसरा पैरेलल इनपुट कीबोर्ड। यानी जब एक ही तार में जो सारे बटन एक ही तार से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम सीरियल इनपुट कीबोर्ड। पैरेलल इनपुट कीबोर्ड क्या होता है? जिसमें एक बटन का एक अलग-अलग तार होता है। तो इस प्रकार के कीबोर्ड को हम पैरेलल इनपुट कीबोर्ड कहते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ की के आधार पर देख लेते हैं यानी जो भी की है उनके आधार पर कितने प्रकार का होता है उसके आधार पर होता है क्वालिटी, अजर्टी और डुबरब। तो ये 3 प्रकार का कीबोर्ड होता है किसके आधार पर? की के आधार पर। ये हम लास्ट में देखेंगे और फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ की यानी की संख्या के आधार पर कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है जिसमें 104 की होती है उसको बोलते हैं विंडो कीबोर्ड, जिसमें 80 की होती है ये विंडो बेस्ड लैपटॉप होता है और जिसमें 101 की होती है ये ट्रेडिशनल हमारा कीबोर्ड होता है यानी पारंपरिक कीबोर्ड होता है। तो ये हुए कीबोर्ड के प्रकार। अब देखिए हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के कौन-कौन से भाग होते हैं, कौन-कौन से पार्ट होते हैं। जब हम कीबोर्ड के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें होती है फंक्शनल की जिनकी संख्या है 12। आप सब देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर के रो में लिखा रहता है F1 F2 ऐसे F12 तक, तो इनकी संख्या 12 होती है। ये हर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के आधार पर अलग-अलग इनका कार्य होता है। किसी लैपटॉप में F5 का कुछ और काम हो सकता है, ट्रेडिशनल कीबोर्ड में F5 का कुछ और काम हो सकता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के आधार पर इन फंक्शन की का अलग-अलग प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कर्सर की के बारे में कि कर्सर की क्या होती है। देखिए, ये हमारे दाएँ निचले भाग में स्थित होती हैं। इनकी संख्या होती है 8। जैसे एक पैर होगा अप के लिए, डाउन के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। इसके अलावा कुछ बटन होते हैं जैसे होम का टैप, एंड का टैप, पेज अप, पेज डाउन। ये टोटल 8 जो की होती हैं इनको कर्सर की कहा जाता है जो हमारे कीबोर्ड के दाएँ भाग में, दाएँ निचले भाग में स्थित होती हैं। ठीक है? कर्सर की हुआ। इसके बाद हम देखते हैं टॉगल की, कि टॉगल की क्या होता है। देखिए
जब हम टॉगल की बात करते हैं, तो ये ऐसी की होती हैं जिनको प्रेस करें, अगर हम थोड़ा-सा प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएँगी और फिर उसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये डीएक्टिव हो जाती हैं। जैसे कैप्स लॉक, नम्स लॉक, ब्लूटूथ की, वाई-फाई की इत्यादि। तो ये सब क्या कहलाती है, हमारी टॉगल की कहलाती है। टॉगल की क्या होती है, जिनको एक बार प्रेस करने पर जो एक्टिव हो जाती हैं और फिर दोबारा प्रेस करने पर ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है? तो इनके एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की हमारे कौन-कौन से होते हैं? तो इनमें अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड तक की जो हमारी की रहती हैं, साथ में न्यूमेरिकल की जिसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं जिनमें एट द रेट का साइन है, परसेंटेज का साइन है ना? और ये डॉलर का साइन है। तो ये जितने भी साइन हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की। वहीं की का अगला जो टाइप होगा वो होगा मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या है? ऐसी की या ऐसे जो हमारे कंप्यूटर में जो लैपटॉप क्या नाम है, कीबोर्ड में जो की होती हैं, तो जो अन्य की के साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल को साथ में दबाने पर, विंडो को साथ में दबाने पर, तो ये सब क्या है? शिफ्ट सिंगल कभी अकेला कार्य कुछ नहीं करेगा, अल्ट कुछ कार्य नहीं करेगा, कंट्रोल कुछ काम नहीं करेगा, विंडो कुछ नहीं। तो इनको किसी न किसी की के साथ मिलाकर प्रेस किया जाता है। तो ये कहलाती है मॉडिफायर की। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की कौन-कौन सी होती हैं, यहाँ पे हम इसको देखने वाले हैं। तो देखिए, जब हम स्पेशल पर्पस की बात करते हैं, तो ये हमें ध्यान देना होगा, ये हम कुछ इम्पोर्टेंट कार्ड के लिए, महत्वपूर्ण कमांड के लिए इनको एंटर करते हैं। दूसरा, एंटर, जैसे एक एंटर का स्विच हुआ इसमें, तो निर्देशों को कार्यान्वित और पैराग्राफ लाइन आरंभ। जब भी हम एंटर का यूज़ कर सकते हैं, तो एंटर का यूज़ किस लिए किया जा सकता है? किसी निर्देश को कार्यान्वित, यानी आपने कोई कार्य कर लिया, अब आपको एंटर दबाने के बाद उसको कंप्लीट करना है, तो आप एंटर का यूज़ करोगे। इसके अलावा पैराग्राफ, लाइन या इन सबको चेंज करना हो, तो उसमें भी हम एंटर को यूज़ करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बैक स्पेस की। ये सब कौन-सी की पढ़ रहे हैं हम? स्पेशल कैरेक्टर की। तो बैक स्पेस की में क्या होती है? कर्सर के बाईं ओर स्थित जो भी कैरेक्टर होता है या जो भी स्पेस होता है, उसको मिटा दिया जाता है बैक स्पेस की के माध्यम से। क्लियर है? ऐसे ही फिर हमारे नम लॉक की होती है, कैप्स लॉक की होती है, शिफ्ट की होती है, जिसको शिफ्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। शिफ्ट की हो गया, इसके अलावा टैब की हो गया, एस्केप की हो गया, डिलीट का की हो गया, प्रिंट स्क्रीन की हो गया, कंट्रोल अल्ट और डेल को हम अगर एक साथ दबाते हैं तो रीसेट हो जाता है कंप्यूटर, स्पेस बार हो गया, इनको हम आगे देखेंगे। तो ये सब हमारे कौन से की कहलाएंगे? स्पेशल पर्पस की। तो इस प्रकार से जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीजें? तो यहाँ पे हमने जो हमारा इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा पहला इनपुट डिवाइस कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पढ़ा है कीबोर्ड के बारे में। क्लियर है? चलिए, अब हम दूसरा इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं, जिसमें आ जाएगा हमारा माउस। तो माउस से भी हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं माउस के बारे में। तो देखिए, माउस भी एक विद्युत यांत्रिक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब ध्यान रखना, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखना है आपको ये। इसका आविष्कार किया था डगलस एंजेलबर्ग ने। इसमें कई किताबों में अलग-अलग की लिखे हैं, तो मैंने सारे लिख दिया है ताकि आप मुझ पर आपत्ति ना लगाओ। जैसे कि 1964, 1968 और 1977। तो ये इसके आविष्कार का जो है वर्ष है। हालांकि वर्ष आपको याद नहीं रखना है। जब हमने माउस का यूज किया तो इससे ग्राफिक यूजर इंटरफेस का महत्व बढ़ा। माउस को क्या होता है, जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पर बने PS2 पोर्ट या यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से जोड़ दिया जाता है, तो माउस इससे हमारा कनेक्ट होता है। अब देखिए, ये हमारा है जो माउस का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमें समझना क्या है, सबसे पहले देखिए, ये हमारे पूरे माउस का स्ट्रक्चर है। एक बटन तो इसका ये हो गया, जिसको हम लेफ्ट बटन कहते हैं माउस का। क्लियर है? और इसका एक बटन हो गया दूसरी साइड पे, ये कहलाता है इसका राइट बटन माउस का। और जो हमारा बीच में होगा वह कहलाएगा स्क्रॉल बटन। क्या कहलाएगा? ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये जो बीच में होगा हमारा, ये कहलाएगा स्क्रॉल बटन। तो इस प्रकार से ये पूरे हमारे माउस की एक संरचना हुई। ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक अपना माउस हो गया। अब देखिए, जब हम इस माउस की बात करते हैं, तो इसका एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, जो मिड में स्थित होता है उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। सबसे पहले हम राइट बटन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके फंक्शन को समझ। जितनी भी हम प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम राइट बटन का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसका कार्य अलग अलग होता है।
जैसे मेन्यू बॉक्स के लिए कमांड देने में, इन सब में हम किसका यूज करते हैं, राइट बटन का। इसके अलावा अब हम बात करते हैं लेफ्ट बटन का। तो एंटर करने के लिए डबल क्लिक करने के माध्यम से, पॉइंट और या ड्रैग करने में प्रयुक्त होता है। पॉइंट और ड्रैग करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ पर इस पे अगर मैं माउस के माध्यम से डबल क्लिक करूंगा तो इसको यहाँ से खिसका कर और यहाँ पर ले जा सकता है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट या ड्रैग। क्लियर है। तो ये माउस और स्क्रॉल जो बटन होता है, ये डॉक्यूमेंट जो भी हम खोले हैं या वेब पेज है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे देखिए स्क्रीन पर, जैसे मैंने ये ऊपर किया, ये नीचे किया, तो ये किसके माध्यम से हो रहा है, स्क्रॉल बटन के माध्यम से। वहीं अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये आ गया है, तो ये इसको क्या बोलूंगा मैं, प्रॉपर्टीज। क्लियर है। अच्छा, ये आपको सुनी हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैं जो है स्क्रीन प्ले नहीं किया। चलो ठीक है, तो आप ध्यान रखना, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। अब हम माउस के कार्य देख लेते हैं, कार्य क्या क्या है माउस के। देखिए, जब हम कार्य की बात करते हैं माउस में, तो हमें ध्यान देना होगा, सबसे पहले इसका जो मुख्य कार्य है, यह मेन्यू कमांड का चयन करता है, विकल्पों का चयन करता है, प्रोग्राम को प्रारंभ करने का कार्य करता है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करता है, जैसे प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, ठीक है, कोई भी ऐप, इन सबको सिलेक्ट करने के लिए। और ये किससे होता है, लेफ्ट सिंगल क्लिक। अगर हम लेफ्ट सिंगल क्लिक करते हैं तो कोई भी ये चीज सिलेक्ट हो जाती है। ओपन में ये यूज होता है, जैसे प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर, इसके लिए क्या होता है, लेफ्ट डबल क्लिक करना पड़ता है तो ये ओपन कर देता है। क्लियर है। फाइल को इंस्टॉल करने में, ठीक है, जिसमें हम मिडल बटन का, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने में। तो ये सब इसके क्या है, माउस के कार्य हैं। टाइप के आधार पर हम देख लेते हैं माउस के कितने टाइप हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। यांत्रिक माउस यानी मैकेनिकल माउस की हम बात करते हैं, तो ये, इसमें क्या होती है, नीचे एक बॉल होती है जिसके द्वारा ये जमीन से संपर्क में, यानी सतह से संपर्क में रहता है। तो जिस भी माउस में, अगर आप माउस को उठा के नीचे देखोगे, बॉल टाइप की है, तो समझ लेना वो आपका मैकेनिकल माउस है, यांत्रिक माउस है। वहीं जो ऑप्टिकल माउस होता है, उसमें एलईडी यानी जिसमें लाइट जलती है नीचे, लेजर डायोड द्वारा यह सतह के संपर्क में रहता है। और वायरलेस, वायरलेस का मतलब है, ये, इसमें कोई तार नहीं होगा, ये कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगों के माध्यम से करता है। अब वो कैसे कनेक्ट हो सकता है, वाईफाई के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से ये कनेक्ट रहते हैं। तो इस प्रकार से अपना माउस जो इनपुट डिवाइस था, ये भी अपना फिनिश हुआ। क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अन्य इनपुट डिवाइस की, जैसे ट्रैक बॉल। अब हम ट्रैक बॉल के बारे में देखने वाले हैं। ट्रैक बॉल 1957 में टॉम कंस्टन ने इसका जो है डेवलपमेंट किया। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लैपटॉप में माउस के स्थान पर इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन करने में, कैम में, अच्छा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका, और सोनार में और राडार में इसका यूज किया जाता है। तो ये हुआ ट्रैक बॉल। केवल याद रखना है आपको, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक दृश्य डिस्प्ले, इसको हम कहते हैं। ब्लू रे का प्रयोग किया जाता है इसमें, और उंगलियों द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मुझे कोई भी स्लाइड ऊपर करनी है, नीचे करनी है, तो हम इसे किसके द्वारा कर सकते हैं, स्क्रीन के द्वारा। जैसे एटीएम हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, इत्यादि में टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जॉयस्टिक। अब ये सारे जो मैं नाम बोल रहा हूँ, एक बार आप इनको गूगल पे जाके टाइप करके देख लेना, तो और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। जब हम जॉयस्टिक की बात करते हैं, तो देखिए, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। 1926 में इसका जो है आविष्कार किया, किसने किया, सीवी म्रिक ने इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट, टेक्स्ट और आइकॉन का ये चयन करता है। वीडियो गेम में भी इसका यूज होता है, और रोबोट का नियंत्रण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लाइट पेन के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाइट पेन, यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। 1957 में बेन गुर्ले ने इसका जो है आविष्कार किया, और ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस होती है। लाइट पेन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ऐसे ही टच पैड, टच पैड जो होता है, यह, इसका जो सरफेस होता है वो समतल होता है, जिसमें सेंसर लगा हुआ होता है। फिंगरप्रिंट या उंगलियों के माध्यम से ये कार्य करता है टच पैड। ऐसे ही माइक्रोफोन, ये क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को विद्युत तरंगों में चेंज करता है। एमिली बर्लियर ने इसका जो है डिस्कवर किया था, या इसका आविष्कार किया था। डिजिटल कैमरा, यह प्रकाशीय सूचनाओं को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है। जैसे इसका यूज करते हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो चैटिंग में, है ना। जैसे जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हो ऑनलाइन वगैरह, तो ये सब किसके माध्यम से होते हैं, डिजिटल कैमरा के माध्यम से। वहीं हम बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग करते हैं, तो हम सब जानते हैं, जैविक आंकड़ों के माध्यम से व्यक्ति विशेष की पहचान को सुनिश्चित करना बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा ही संभव हो पाया है। और ये प्रकाशीय तकनीकी के माध्यम से या स्कैनर का यूज करके इसमें कार्य होता है। जैसे आपके जो आधार कार्ड वगैरह होते हैं, इनमें आपका जो बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा ही आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं। इसी प्रकार से पंच कार्ड रीडर, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था, पंच कार्ड रीडर। तो इस प्रकार से हमने ये देखे कुछ और इम्पोर्टेंट
हमारे इनपुट डिवाइस। अब देखिए कुछ और हम इम्पोर्टेंट अपने इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं, जैसे स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब स्कैनर के बारे में हम समझ लेते हैं। यह क्या करता है, किसी भी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचनाओं को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आप कोई भी फॉर्म वगैरह डालते हो तो आपको जो आपकी मार्कशीट होती है उसको स्कैन करना होता है, तो प्रिंटर के ऊपर रख दिया जाता है, जिसमें नीचे से एक लेजर लाइट किसी भी कलर की हो सकती है, वो इसको स्कैन करती है और कंप्यूटर में उसको इनपुट कर देती है। क्लियर, तो इसको स्कैनर कहा जाता है। अब स्कैनर के कई प्रकार होते हैं, तो हमें देखना है स्कैनर के प्रकार। सबसे पहले स्कैनर के प्रकार में हम बात करते हैं ओएमआर की, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसका उपयोग हमारी जो पीएससी में जो हम ओएमआर मार्कशीट पे अपने आंसर को पुट करते हैं, तो उसका जो चेक या जो पूरी पद्धति है उसको चेक करने की, वो ओएमआर ही कहलाती है। तो चिन्हों संकेतों को पढ़कर कंप्यूटर द्वारा उसका उपयोग योग्य बनाना, जैसे एमसीक्यू को जांचने में, ये ओएमआर। तो आपसे केवल ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा सकता है। दूसरा ये पूछा सकता है कि ओएमआर किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो यह एक स्कैनर टाइप का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, ओसीआर। ओसीआर का मतलब क्या है यहाँ पे, ओसीआर से यहाँ मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह भी एक क्या करता है, स्कैनर जो होता है, यह किसी भी चीज डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का कार्य करता है। इसमें बिटमैप इमेज के रूप में जो है डॉक्यूमेंट स्टोर होता है। किसके रूप में, बिटमैप इमेज के रूप में स्टोर हो जाता है डॉक्यूमेंट। दूसरा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पहचान कर उसे प्रोसेसिंग टेक्स्ट में परिवर्तित करने में ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीआर का। ओबीआर क्या होता है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। इसको बीसीआर भी कहते हैं, बारकोड रीडर भी कहते हैं। 1951 में जोसेफ वुडलैंड ने इसका जो आविष्कार किया था। बारकोड को स्कैन करने के लिए इसमें क्या होता है, कुछ ऊर्ध्वाधर काली पट्टियां होती हैं हमारे बारकोड में, उनमें सूचना स्टोर होती है, उनको स्कैन करता है ओबीआर। लेजर बीन यानी प्रकाश लेजर पुंज का इसमें प्रयोग किया जाता है स्कैन करने के दौरान। ठीक है ना, तो ये हुआ ओबीआर। अब हम बात करते हैं एमआईसीआर की, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका फुल फॉर्म रखेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यह आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय स्याही इसमें यूज की जाती है। जैसे बैंक चेक जो चेक होता है उसकी पहचान करने में एमआईसीआर का यूज होता है। जो इसमें होता है बेसिकली 14 कैरेक्टर होते हैं, इसमें 0 से 9 कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो 0 से 9 तक का अंक हो गया, ये है स्पेशल कैरेक्टर, और ये स्पेशल कैरेक्टर की संख्या कितनी होती है, 4। जैसे एक कैरेक्टर ये हो गया 1 2, पूरा ये 3 और ये 4। तो एमआईसीआर का है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह आयरन ऑक्साइड का इसमें यूज किया जाता है, बैंक चेक की पहचान करने में इसका यूज किया जाता है। 14 कैरेक्टर होते हैं इसमें, जिसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, और 4 इसमें स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो किसी भी प्रकार का कोई साइन हो सकता है। क्लियर है। और 5वें नंबर पे हम देख लेते हैं ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये प्लास्टिक का बना होता है, इसमें जो चिप पट्टी होती है वो चुंबकीय होती है, जैसे एटीएम कार्ड जो आपका है वो ईसीआर का ही उदाहरण है। क्लियर है, तो ये हमने देखे स्कैनर के टाइप, कितने टाइप का होता है। और लास्ट अब एक और इनपुट डिवाइस रह जाता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। हम जब भी बोलकर डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं तो वह स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम कहलाता है। इस प्रकार से ये हमारा इनपुट डिवाइस भी फिनिश हुआ। तो इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, है ना, और सेंसर, सारी चीजें हमने इसमें कवर की। तो अपने आउटपुट इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस फिनिश हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस। देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है, यह भी एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया कोई भी बाइनरी डाटा हमारे लिए यानी उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर जब प्रस्तुत होता है, तो इसी को कहा जाता है, जिस माध्यम से वो हमें दिखाई दे रहा है उपयोगकर्ता तक पहुंचा है, तो वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सीपीयू से प्राप्त जो भी निष्कर्ष होते हैं उनको मानवीय रूप में प्रदर्शित करने वाली जो डिवाइस होती है वही आउटपुट डिवाइस कहलाती है। तो मेंस में भी आप, और दोस्तों आप ध्यान रखें ये आपके मेंस के परस्पेक्टिव से भी फिनिश होता चला जा रहा है टॉपिक। आप सिलेबस उठा के देखिए, यही सारी चीजें उसमें मेंशन की गई हैं। अब हम आउटपुट डिवाइस को देखते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः इनके दो प्रकार होते हैं, सॉफ्ट की आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। अब हम देख लेते हैं पहले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के बारे में। ये अस्थाई होती है, अस्थाई आउटपुट होता है, अस्थाई, और ये डिजिटल रूप में होता है। दूसरा, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और इसके लिए हार्डवेयर का होना अनिवार्य है।
तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है, इसके बारे में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? यह एक तो अस्थायी आउटपुट है, दूसरा डिजिटल रूप में यह मौजूद होता है, यह इसमें परिवर्तन करना आसान होता है और इसके लिए हार्डवेयर का होना आवश्यक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं मॉनिटर और स्पीकर। अब जरा हार्ड कॉपी आउटपुट को देख लीजिए। जब हम हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना होगा, यह एक स्थायी आउटपुट है, जैसे कागज पर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है? प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, यानी पेपर के रूप में ये हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों ये अपरिवर्तनशील होता है, यानी एक बार आपकी कॉपी पर जो भी डाटा प्रविष्ट हो गया, तो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाते हैं और इसका कार्य हार्डवेयर के बिना भी संभव है, यानी ये इसको हम बिना हार्डवेयर के भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रिंटर। आई होप हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में आप जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनिटर के बारे में डिटेल में। देखिए, जब हम मॉनिटर की चर्चा करते हैं तो मॉनिटर को हम दो शब्द में इसको तोड़ा हमने, मोनिट प्लस अर। मोनिट का मतलब होता है दिखने वाला और अर का मतलब होता है यंत्र। अब देखिए, इसको वीडियो भी कहा जाता है, अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है इसको। इसमें डाटा सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करना होता है। क्या होता है? जो भी डाटा है, सूचना है, उनको वीडियो आउटपुट के रूप में हमें दिखाया जाता है मॉनिटर के माध्यम से। अब मॉनिटर का हम वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मॉनिटर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आउटपुट के आधार पर, दूसरा टेक्नोलॉजी के आधार पर। आउटपुट के आधार पर जो मॉनिटर होता है वो मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम मतलब यह किसी एक विशेष रंग को दिखाएगा, एक बैकग्राउंड का रंग और एक जो उसका विशेष रंग रहेगा वो, तो मोनोक्रोम। जो ग्रे स्केल मॉनिटर होता है ये ब्लैक और व्हाइट कलर दिखाता है, और जो कलर मॉनिटर होता है जिसको हम आरजीबी यानी रेड ग्रीन ब्लू का विकास हुआ यहाँ से, इसको वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड पर निर्भर होता है जो हमारा कलर मॉनिटर होता है। तो यह हुआ आउटपुट के आधार पर मॉनिटर तीन प्रकार का होता है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। वही हम टेक्नोलॉजी के आधार पर बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के तीन प्रकार होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी और एलईडी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीआरटी। सीआरटी का आपसे फुल फॉर्म पूछा सकता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। 1897 में कार्ल कार्ल फिडनार्ड ब्रून ने इसका जो है आविष्कार किया। ये टीवी स्क्रीन जैसी हमें दिखाई देती है, तो ये होता है सीआरटी। एलसीडी की बात करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका यूज लैपटॉप है अपना, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इसमें जो हम स्क्रीन यूज करते हैं वो एलसीडी के फॉर्म में ही है। इसमें क्या होता है, दो परतों के बीच में क्या होता है, एक तरल क्रिस्टल भरा हुआ होता है, जिसके माध्यम से प्रकाश का उपयोग करके हमें उस पर चित्र दिखाए जाते हैं। 1960 में जॉर्ज एच हेलीमियर ने इसका आविष्कार किया एलसीडी का। और अब हम बात करते हैं एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड। निक होलोनाइक ने इसका आविष्कार किया 1962 में। एक सेमीकंडक्टर डिस्प्ले यूनिट है, डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती है ये। तो ये हुआ एलईडी का फुल फॉर्म। तो मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, तो मॉनिटर को हमने देखा है वर्गीकरण इसका आउटपुट के आधार पर और टेक्नोलॉजी के आधार पर। आउटपुट के आधार पर तीन प्रकार का, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल मॉनिटर, कलर मॉनिटर। वहीं टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है ये सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। अब हम देख लेते हैं एक बार मॉनिटर की गुणवत्ता, यानी कोई भी आप मॉनिटर खरीदने जा रहे हो तो उसकी जो गुणवत्ता है उसको आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा मॉनिटर बेहतरीन रहेगा। जैसे पहला उसका आप रेजोल्यूशन देख के उसको पहचान सकते हो। रेजोल्यूशन क्या होता है, पर यूनिट एरिया में पिक्चर की संख्या कितनी है, यानी डॉटेड पॉइंट रहते हैं कुछ, उसके माध्यम से। और इसका जो रिजोल्यूशन क्लियरिटी ऑफ इमेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना रिजोल्यूशन अच्छा रहेगा मॉनिटर का उतनी ही इमेज आपको क्लियर दिखाई देगी। ठीक है। दूसरा तरीका है डॉट पिच के माध्यम से। अब डॉट पिच क्या होता है, देखिए डॉट्स पर इंच, इसमें कुछ डॉट्स होती हैं इंच में, जिसमें क्या होता है, अगर आपको इमेज क्लियर चाहिए तो क्लियरिटी ऑफ इमेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डॉट पिच के। यानी अगर डॉट पिच जितने कम होंगे उतना क्लियरिटी ऑफ इमेज ज्यादा होगी, और जितने डॉट पिच ज्यादा होंगे उतना ही क्लियरिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगी। यानी दो पिक्सल के मध्य विकर्ण दूरी को ही क्या कहा जाता है, डॉट पिच। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एक स्क्रीन है, ये मॉनिटर है। अब डॉट पिच क्या होंगे, कुछ डॉट्स होंगे
मान लीजिए एक डॉट सी रहा, एक डॉट सी रहा, एक डॉट सी रहा, इस प्रकार से कुछ डॉट्स होते हैं स्क्रीन पर। अब इनकी जो विकर्ण दूरी है, इसको कहा जाता है डॉट पिच। क्लियर है? तो इनके बीच की दूरी, डॉट पिच की जितनी दूरी कम रहेगी उतना क्लियरिटी ऑफ इमेज बढ़ेगा, और डॉट पिच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उतना क्लियरिटी ऑफ इमेज जो है वह खराब हो जाएगा, क्योंकि क्लियरिटी ऑफ इमेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डॉट पिच के। तो ये दूसरा माध्यम हुआ। तीसरा, रिफ्रेश रेट के माध्यम से। अब रिफ्रेश रेट का क्या होता है, मतलब ये समझ लेते हैं। 1 सेकंड में मॉनिटर द्वारा बदली गई सूचना को क्या कहा जाता है, रिफ्रेश रेट कहा जाता है। यानी 1 सेकंड में भाई कितनी सूचनाएं बदल सकता है, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर चौथा मापन होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम के आधार पर कैसे, एक रंग को बदलकर दूसरे रंग प्रदर्शित करने में जितना समय लगता है उसको हम उसका रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं मॉनिटर का। तो ये 4 चीजें हैं जिनके माध्यम से आप मॉनिटर की गुणवत्ता को पहचान सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में हमने मॉनिटर को कवर किया। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में ही हमें स्पीकर के बारे में बात करनी है और प्रोजेक्टर के बारे में बात करनी है। तो अब हम स्पीकर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, स्पीकर के बारे में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को ध्वनि तरंग में परिवर्तित करता है स्पीकर, पहले भी हमने अभी देख लिया है। कंप्यूटर के भीतर ये मौजूद होता है जिसको हम बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं, और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करता है। इतना ही याद रखना है स्पीकर के बारे में, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे बात स्पीकर की कर रहा हूँ, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आएगा। वहां पर मैंने ऑडियो डिवाइस की बात की थी, वो किसके अंतर्गत था, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम प्रोजेक्टर के बारे में और देख लेते हैं। ये भी एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। इमेज या वीडियो को सफेद पर्दे पर उतारने का काम है इसका। 1895 में लुमियर ब्रदर्स, अगस्टे व लुइस ने इसका जो है आविष्कार किया था। क्लियर है? अब हम हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करते हैं। इसमें मुख्य हमारा प्रिंटर, तो हमें प्रिंटर के बारे में ही देखना है। देखिए, प्रिंटर के बारे में डिटेल्स यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। यह एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा को हार्ड कॉपी आउटपुट में प्रदर्शित करने का ये यंत्र है। इसका खोज चेस्टर कार्लसन ने 1938 में किया था। और इसके अब हम प्रकार देख लेते हैं प्रिंटर के। प्रिंट के तरीके के आधार पर इसके प्रकार होते हैं, प्रिंट क्षमता के आधार पर इसके हम प्रकार को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट क्षमता के आधार पर। दोस्तों, प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का तात्पर्य है कि वह एक कैरेक्टर को टाइप करता है, प्रिंट करेगा। लाइन प्रिंटर का मतलब है जो एक पूरी लाइन को प्रिंट करेगा, और पेज प्रिंटर का तात्पर्य है जो पूरे एक पेज को प्रिंट करता है। तो प्रिंट के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट के तरीके के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो अब हम प्रिंट के तरीके के आधार पर देखेंगे जब इसको, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट के तरीके के आधार पर 2 प्रकार का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले इम्पैक्ट में हम सारी बातें देख लेते हैं। पहला, इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है। ये एक टाइपराइटर की तरह कार्य करता है, यानी टाइपराइटर की जो कार्य पद्धति होती है उसी कार्य पद्धति पर आधारित है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जो कागज पर कंप्यूटर को से प्राप्त आउटपुट को प्रिंट करता है। ठीक है, तो प्रिंट हेड क्या है, कागज पर जो भी डाटा प्रिंट करना है, जो भी कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला है, तो उसको हम प्रिंट हेड कहते हैं। दूसरा, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यह एक ही रंग का आउटपुट देता है। इसमें कार्बन रिबन की आवश्यकता होती है, प्रिंट हेड की आवश्यकता होती है और पेपर की आवश्यकता होती है, तो इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। अब ये 2 प्रकार का होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर अगेन 2 टाइप का होता है, एक ड्रम प्रिंटर, एक चेन प्रिंटर। इतना याद नहीं रखना है इसको, केवल ध्यान रखना कि लाइन प्रिंटर भी एक प्रकार होता है प्रिंटर का। सीरियल प्रिंटर में आपको डॉट मैट्रिक्स याद रखना है, और एक होता है डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, मुख्यतः ये बैंक, रेलवे और पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। जो आपके टिकट वगैरह दिए जाते हैं रेलवे घर में, तो वो उसमें डॉट मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो प्रिंट हेड बदले बिना इसमें कार्य का संचालन किया जाता है। एक बार में एक कैरेक्टर को ये प्रिंट करता है। इसकी जो स्पीड है 300 टू 600 कैरेक्टर पर सेकंड इसकी स्पीड है। दोनों दिशाओं में ये कार्य करता है, यानी अगर आप ऐसे ले जाओगे तो भी ये प्रिंट करेगा, और पुनः ऐसे आते हुए ऐसे में भी ये प्रिंट करेगा। डेजी व्हील क्या है, एक प्रकार का एक व्हील होता है। इस व्हील में होगा क्या, व्हील के चारों ओर यहाँ पर कुछ अंक लिखे रहेंगे, जैसे A B C D, कुछ नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो ये घूमेगा, तो अब यहाँ पर कुछ पेज होगा, तो ये ऐसे घूमेगा, तो उसके माध्यम से ये क्या करेगा, टाइप करता हुआ चला जाएगा। तो उसको डेजी व्हील, इतना याद नहीं रखना है, केवल ध्यान रखेंगे
कि जो डॉट मैट्रिक्स है यह इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। देखिए, जब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे समझना होगा हमें कि इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें यह एक विद्युत रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट किया जाता है। मतलब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव करके प्रिंट किया जा सकता है। इसकी गति तेज होती है, इसमें शोर नहीं होता है किसी भी प्रकार का। यह काला और रंगीन दोनों प्रकार की प्रिंटिंग दे सकता था। वहीं इम्पैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग दे सकता था। क्लियर है? इसके प्रकार देख लेते हैं हम किसके? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। पहला प्रकार है इसका लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से। इसमें जो प्रिंट हेड होता है उसको टोनर कहा जाता है। टोनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि टोनर इसलिए कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर लेजर बीम होती है इसमें, ऑप्टिकल ड्रम और आयनीकृत स्याही, आयनाइज्ड जो इंक होती है, इन तीनों को मिला के टोनर कहा जाता है, जो कि उसके प्रिंट हेड में लगे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। 1981 में जीरोक्स कॉरपोरेशन ने इसका डेवलपमेंट किया लेजर प्रिंटर का। इसमें क्या होता है? लेजर बीम द्वारा प्रकाशीय ड्रम पर विद्युत आकृति बनाई जाती है और टोनर द्वारा स्याही को उससे चिपका दिया जाता है और रबर ब्लेड द्वारा चिपके टोनर को साफ कर दिया जाता है। इससे पूरा एक जो भी आकृति है या जो भी वर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रिंट हो जाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग भी कहते हैं। आई होप लेजर प्रिंटर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। ये भी एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं, यानी कि स्याही की बोतल, जो कि 4 भागों में बटी हुई होती है। इसका जो प्रिंट हेड होता है उसमें 64 छोटे-छोटे नोजल होते हैं, जो क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को कागज पर जेट की सहायता से छोड़ा जाता है और ये भी काले और रंगीन प्रिंट के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया इंकजेट प्रिंटर। वही हम थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं। ये डिजिटल रूप से प्रिंटिंग करता है। इसमें पेपर जो होता है वह थर्मोक्रोमिक लेयर होती है पेपर पर, और जो ताप देने के बाद इसमें जो है प्रिंट हो जाता है। यानी एक पेपर रहेगा, उसमें थर्मोक्रोमिक लेयर होती है, जिसके माध्यम से जब उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो ताप के माध्यम से जो भी उस पर अक्षर रहते हैं वो उस पर प्रिंट कर दिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। और लास्ट आता है प्लॉटर। जब हम प्लॉटर के बारे में बात करते हैं तो ये इंकजेट पद्धति पर कार्य करता है। प्रिंटर की तरह ही इसका पूरा कार्य है। ये लार्ज स्केल के पेपर को प्रिंट करने में, जैसे कि पोस्टर हो गया, बैनर हो गया, मैप हो गए, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका? प्रिंटर कंप्लीट। इस प्रकार से हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइस को फिनिश किया। तो देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का लेक्चर रहेगा, जो थर्ड लेक्चर रहेगा, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आधारभूत ज्ञान पूरी तरह से फिनिश हो जाए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान यूनिट 9 का जो पहला पॉइंट है उसको पूरी तरह से फिनिश करेंगे। इसके बाद जो अदर टॉपिक हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिकी, इन सबको हम कैसे कैसे कवर करेंगे, इसका एक शेड्यूल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो से लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, एज इट इज पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाना होगा। वहां से आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और इसको डाउनलोड करके इसका आप प्रिंट आउट निकलवाइए। तो आपका जो लिखने का मेहनत है वो खत्म है। केवल वीडियो को देखिए, सुनिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और उनको अपने पास रखिए। मैंने कोशिश की है कि एक पेज में एक या दो टॉपिक को कवर किए जाए। दोस्तों, जो अपन ने दो वीडियो में पढ़ा है, इसको कवर करने के लिए मैक्सिमम 30 से 40 पेज लगते हैं, जिनको हमने मैक्सिमम 3 से 4 पेजों में कवर कर लिया है। तो इसके माध्यम से आप ये प्रिंट आउट निकलवाइए और इसका बार-बार रिवीजन करिए, साथ में एमसीक्यू लगाइए, पर्याप्त है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान फिनिश करते हैं। थैंक यू।